श्रोताओं नमस्कार। हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की आज 85वीं कड़ी आपने सुनी, जो कि 2022 वर्ष का पहला मन की बात कार्यक्रम था, जिसमें प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह कई सारे विषयों पर विचार श्रोताओं के साथ साझा किए। और आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू भी हर बार की तरह इसी पर एक चर्चा लेकर हाजिर है। आज की इस बातचीत में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार और धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि पर उनको नमन करना चाहूँगा, उनको वंदन करना चाहूँगा और आपको धन्यवाद भी करूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया। जी, और हम सभी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कार्यक्रम की शुरुआत इसी के साथ की, हम सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें नमन करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शुरू में उन्होंने बात की कि गणतंत्र दिवस जो समारोह होते थे वो इस बार से 23 जनवरी से शुरू हुए हैं। जो समारोह इतने दिन चलेंगे वो 23 जनवरी से शुरू हुआ करेंगे, क्योंकि उस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। तो गणतंत्र दिवस समारोहों में सुभाष चंद्र बोस के योगदान को समझते हुए शामिल करना, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है अपने आप में ये इस साल का जो गणतंत्र दिवस था, यानी 73वां गणतंत्र दिवस, ये अपने आप में ही बहुत ही अद्भुत था, अकल्पनीय था। क्योंकि आप देखिए 23 जनवरी से उन्होंने शुरुआत की और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर जो एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ, इंडिया गेट के सामने जो उनकी मूर्ति प्रतिस्थापित की गई, तो अपने आप में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि उन्होंने गुलामी के समय में एक युवा के तौर पर उन्होंने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि एक गुलाम मुल्क का एक युवा भी कैसे एक आज़ाद हिंद फौज बना सकता है। और आज़ादी की लड़ाई में एक तरफ जहां गांधी जी और बाकी लोग लगे थे, उसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस जी का जो योगदान था, मुझे लगता है उसको पहली बार अगर किसी देश के प्रधानमंत्री ने उनके संपूर्ण योगदान को रिकॉग्नाइज करते हुए इंडिया गेट पर जो उनकी मूर्ति प्रतिस्थापित की है, वो आने वाले युवाओं को प्रेरित करेगी। और इसलिए हर साल अगर ये 23 से शुरुआत की जाएगी तो ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम है। जी, और कार्यक्रम के शुरू में उन्होंने पद्म पुरस्कारों का जिक्र किया, जिन्हें ये पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो उसमें एक नाम बसंती देवी का है, जिन्होंने नदी को बचाने का प्रयास किया। हालांकि उनके पति की डेथ हो गई थी और एक आश्रम में रहती थी, और अपने लेवल पर उन्होंने नदी को बचाने का प्रयास शुरू किया। और मणिपुर के लोरेम्ब बीनो देवी, जो दशकों से लेबा टेक्सटाइल आर्ट को बचाने का काम करती हैं, उनके लिए काम कर रही हैं। शी इज 77 ईयर्स ओल्ड। और मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह का भी उन्होंने जिक्र किया, जो आदिवासी नृत्य है जो लुप्त होता जा रहा था, उसको बचाने के लिए। खैर, कुल मिलाकर के बातें ये हैं कि पद्म पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं। तो हमारी लुप्त होती संस्कृतियां या रिवायतें या कलाकृतियां या परंपराएं जो हैं, उन्हें बचाने का जो महत्व है वो कितना जरूरी है। क्योंकि आज जो जीवन चलते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, हम लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, किस तरह से अपना जीवन का निर्वाह करने वो सोचते हैं, लेकिन जिनका जो हमारे आधार हैं, हमारे जीवन की, हमारी संस्कृति की, हमारे परंपराओं की, उनकी ओर ध्यान देना कितना जरूरी है और हर एक को किस तरह से ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव का जिक्र करते हुए ये सारी बातें कहीं, और अपने आप में जो 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी और जो 15 अगस्त 2023 तक चलना है, उसमें आप देखिए, एक तो जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद करने में भूमिका अदा की, उसको हमारी युवा पीढ़ी से परिचित कराना, और आज देश जिस मुकाम पे खड़ा है उस मुकाम तक लाने में जिन लोगों की भी भागीदारी रही है, जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं पद्म पुरस्कारों का जो उन्होंने जिक्र किया, वो भी हमारी वर्तमान केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी, जिसको मैं प्रधानमंत्री के रूप में देखता हूं, कि उन्होंने उन अनसंग हीरोज को हमारे युवा पीढ़ी के सामने लाया। और जैसे आपने बसंती देवी का जिक्र किया, लारेन बम बिनोदी जी का जिक्र किया, अर्जुन जी का जिक्र किया, उसमें आप देखिए कितनी डाइवर्सिटी थी। किसी ने तो जंगल बचाने की मुहिम में कार्य किया है, किसी ने हमारी संस्कृति के संरक्षण में कार्य किया है, किसी ने खेती के नए बहुत सारे विविध जी हाँ, वो कर्नाटक के किसान का जिक्र किया, जिसे टनल मैन के नाम से अमाई महालिंगम की बात की। जी। तो इससे पता चलता
लगता है कि समग्रता में कैसे देश आगे बढ़ रहा है, और उस समग्रता में आगे बढ़ाने के लिए जिन साधारण लोगों ने साधारण परिस्थितियों में असाधारण योगदान दिया, हमें लगता है ये प्रधानमंत्री जी द्वारा या हमारी देश की सरकार द्वारा जो इस तरह के पद्म पुरस्कार पिछले कुछ वर्षों से दिए जा रहे हैं, ये इस आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और हमें लगता है हमारी युवाओं को भी कुछ करने की प्रेरणा देता है और उन्हें ये बताता है कि परिस्थितियां हमें कभी रोक नहीं सकती अगर आप में मादा होगा। और यही हमारी संस्कृति भी बताती रही है। ये सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है उनके इस वक्तव्य के माध्यम से। जी, हम देशभक्ति की बात करते हैं या देश के लिए कुछ करना है, तो जरूरी नहीं है कि हम फौज में जाएंगे तो कुछ कर पाएंगे या नेता बन के ही देश के लिए कुछ करेंगे। एक आम आदमी की तरह अपने लेवल पर, अपने बूते पर भी हम काम कर सकते हैं। और सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। और आपने कल जो बीटिंग द रिट्रीट देखा, उसमें 1000 ड्रोन्स की मदद से इतना सुंदर दृश्य उन्होंने बनाया। और भारत दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है कि इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स की मदद से उसका चित्रण करने वाला। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो आपने पिछले दिनों देखी, जो गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान की गई और उससे जो निकल कर आया, उससे हमें ये लगता है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश की परिकल्पना रही है, जहाँ पे हर एक व्यक्ति को शुरू से ही आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देने की हमारी संस्कृति रही है, जहाँ कहा गया अत्ता ही यत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया, यानी आप अपने नाथ स्वयं बने और जो भी चीज़ें हैं वो करके दिखाने का, चाहे जैसे आपने कहा कि परिस्थितियां कैसी भी हों। तो मुझे लगता है ये भी एक राष्ट्र के लिए, क्योंकि भौतिक जो हमारे विकास होता है वो एक पक्ष है, लेकिन जो आपका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास है और उसमें हम सबसे अग्रणी रहे हैं, अगर उसको साथ में जोड़कर हम अपना भौतिक विकास करेंगे तो दोबारा से विश्व गुरु की जो हमारी प्रतिष्ठा रही है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं उसी दिशा में ये सारे कदम बहुत ही सराहनीय हैं और उसके माध्यम से हमारे युवाओं को बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है। और हम शिक्षा की आप बात कर रहे थे, तो शिक्षा, हमारे देश में शिक्षा की जो परिकल्पना ऐसी बनकर रह गई थी कि आपको पढ़ना है, किताबी पढ़ाई हासिल करनी है और उसके बाद आपको डिग्री लेनी है। अब हमारी नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है। और प्राचीन काल की भी बात करें तो भारत शुरू से ही ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा है। और किताबी पढ़ाई नहीं बल्कि उसके साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और शिक्षा का गढ़ इसलिए क्योंकि हम पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करें, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और जैसा आज मोदी जी ने भी कहा कि किस प्रकार गुजरात में गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना में योगदान दिया अपना। तो ये तो हुई बड़े नेताओं की बात या जो एक सक्षम रूप से थे। उसके साथ साथ उन्होंने 2 और लोगों का भी जिक्र किया। एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने एक टेक्निकल स्कूल बनाने के लिए अपना घर दे दिया, मेरा घर ले जाओ। वो एक राजा थे, दे सकते थे, उनके पास इसका समर्थ हुआ होगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक नारियल पानी बेचने वाले तायम्मल का जिक्र किया, बड़ी मुश्किल से जिनका गुजारा होता था। और अपने बच्चों के स्कूल में जाकर जब पेरेंट टीचर मीटिंग थी तो उन्होंने कहा कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेहतर बनाने के लिए पैसों की आवश्यकता है। तो उस तायम्मल ने 1 लाख रुपए जो जोड़ के अपने खून पसीने की कमाई थी, मेहनत की, वो स्कूल को दे दी। तो देखिए, ये जो भावना है, जरूरी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा अमीर हूं या पूंजीपति हूं या इंडस्ट्रियलिस्ट हूं तभी योगदान दे। एक आम आदमी योगदान देने के लिए आपको भावना की आवश्यकता होती है। तो इस चीज को आप डॉक्टर साहब किस तरह से देखते हैं कि ये भावना हर एक में किस तरह से सृजन कर सकती है? देखिए, उन्होंने कई उदाहरण दिए और उसी में इससे क्या मैसेज है वो छुपा हुआ है और मैं किस रूप में देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने देखिए अमृत महोत्सव पर 1 करोड़ पोस्ट कार्ड्स की बात की, जिसमें उन्होंने एक 10वीं कक्षा की बच्ची रिधिमा का जिक्र किया था, जिसने कहा था कि 2047 तक हमारा भारत 100% साक्षर होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, आतंकवाद मुक्त होना चाहिए। नव्या वर्मा का नाम लिया था प्रयाग से, जिसने सभी के सम्मान की बात की थी। और वही जो मैं पहले भी कह रहा था कि सबको सम्मान देना हमारी संस्कृति की परंपरा रही है, इसीलिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की उसने, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए हम 2047 का इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही उस दिशा में हमें पहल करना चाहिए और युवाओं को सबसे अग्रणी भूमिका निभानी होगी, क्योंकि हमारा राष्ट्र
कर्तव्य परायण राष्ट्र रहा है, ड्यूटी ओरिएंटेड रहा है। हम डिओंटोलॉजिकल अप्रोच को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे लिए अगर आप अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो दूसरे के अधिकार अपने आप मिलते जाएंगे, और दूसरे करेंगे तो आपको मिलते जाएंगे। इसी क्रम में उन्होंने इब्राहिम का जिक्र किया था, जिसने रक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की बात की कि वो रक्षा के क्षेत्र में भारत को समृद्ध और अपना आत्मनिर्भर। और उन्होंने रायसेन की एक बच्ची का जिक्र और ये मोहम्मद इब्राहिम ने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि तब चांद पर भारत का एक अपना रिसर्च बेस होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रिसर्च बेस तो होना चाहिए, भारत ही लीड ले कि चंद्रमा पर अगर मानव जातियां बसाई जा सके तो भारत पहला देश बने। ये सोचिए हमारा युवा क्या सोच रहा है, और उसको ये प्रेरणा कहीं ना कहीं वर्तमान समय में जो भी देश की परिस्थितियां वही दे रही हैं। जैसे उन्होंने रायसेन की भावना का जिक्र किया, जो सरस्वती विद्या मंदिर की छात्रा रही। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मैं भी सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ा हूं, और अपने आप में विद्या मंदिरों में जो लोग पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि अपने जो आपने कहा ज्ञान की बात, जो शिक्षा नीतियां चलती आई, उससे इतर विद्या मंदिरों ने शुरू से ही, अभी तो 2020 में हमने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए, जो वास्तव में जो भारत अपने आप से या भारत की जो शिक्षा की परंपरा है उससे भटक गया था, उसको वापिस से कैसे हम अपने विद्यालयों में, कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस कर पाए, उसी को रिफ्लेक्ट करता है। और उस क्रम में देखिए तो उन्होंने जो बातें की हैं शिक्षा नीति के माध्यम, जैसे आप कह रहे थे डिग्री सेंट्रिक या क्वांटिफाइड एजुकेशन, जिसमें क्वांटिटी के पीछे, पैकेज के पीछे, लेकिन उस पैकेज के पीछे अगर हम भागते हैं, कई चीजों का जिक्र है, लेकिन हमारी जो शिक्षा रही है वो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन रही है, जिसमें कि हमारे यहाँ जो गुरुकुल की परंपरा होती थी उसको देखिए जोड़ा गया। इसीलिए उसमें कई सारे ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट बनाने की बात की गई है, कई ऐसे जो हमारी प्राच्य विद्या से जुड़ी चीजें हैं उनको, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जैसे उसमें आपने कहा स्किल बेस्ड छठी क्लास से, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी परंपरा में होता भी यही था कि बच्चे को उसकी जिस तरफ उसका ओरिएंटेशन होता है उसमें उसको वेल ट्रेंड किया जाए, और वो बचपन से, अगर हम कहाँ जाके ट्रेंड करते थे, हम यूजी के बाद हम उनको स्पेशलाइज कराते थे। उससे क्या नुकसान होता है कि उसका एक जो बौद्धिक विकास जो हो चुका होता है उसको अनलर्न करने में बहुत टाइम लगता है। और अब नई शिक्षा नीति में तो आप 5वीं 6ठी कक्षा के बाद आप रिसर्च वर्क की तरफ जा सकते हैं। और कई जो उदाहरण दिए उन्होंने, मदन मोहन मालवीय जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, महात्मा गांधी जी का, सरदार पटेल जी के 2 मित्रों का, आनंद में जिसमें मीमा भाई, और उसमें एक महत्वपूर्ण नाम इसलिए है राजा महेंद्र प्रताप सिंह का, क्योंकि अलीगढ़ के बारे में जो लोग जानते हैं वो अलीगढ़ के तालों से, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से परिचित हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिस जमीन में बना है उसको दान देने का भी कार्य राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया। तो हमारे राजाओं की जो दान की परंपरा रही, क्योंकि वो विचार से चलते थे कि जब तक समाज का आखिरी व्यक्ति, यानी जिसके बारे में दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहते थे, वो आप देखिए वो दिखाई देता है, जब तक आखिरी व्यक्ति जो है मेन स्ट्रीम लोगों के साथ नहीं आ पाएगा, और उसके लिए शिक्षा सबसे आवश्यक चीज है। तो शिक्षा के लिए इस तरह के योगदान को सरकार ने अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो और आज उस कार्यक्रम में भी जिक्र किया कि उन्हें मौका मिला उसका उद्घाटन करने का। उन्होंने जो कहा था शिक्षा को लेकर जागरूकता की बात की, जिसका आपने जिक्र भी किया अपने सवाल में, जिसमें उन्होंने तायमल का उदाहरण अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक नारियल बेचने वाले ने कैसे जब अपने बच्चों को फिर भी पढ़ाता है, इससे 2 प्रेरणा मिलती है कि हर व्यक्ति को चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की जो उनकी ज़रूरत है उसको ज़रूर करना चाहिए। और साथ साथ जब वो उसके विद्यालय में विजिट करते हैं और वो देखते हैं कि विद्यालय की इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, तो उसने जो 1 लाख रुपए या 1 रुपए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण इसके अंदर का जो संदेश है वो है, क्योंकि उसमें वो संदेश छुपा है कि हमारी दान की जो भावना है, दान की भावना आपके अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाती है और आपके समाज की हर एक कुरीति को, समाज की हर एक जो कहते हैं ना कमजोरी, जिसके कारण कई बार हम कमजोरी को, बुराई को, हर बार अच्छा होते हुए भी लैग कर जाते हैं, वो लैग
जो हो रहा होता है उसको दूर करने की दिशा में मुझे लगता है जिससे परिचित कराया, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। और इससे हर एक पेरेंट्स को, समाज के हर एक व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है कि उसे आगे बढ़कर आना चाहिए। क्योंकि इसके बारे में मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षा की परंपरा रही, वहाँ 5 तरह के गुरुओं की बात की गई, माता, पिता, उपाध्याय, आचार्य। आप देखिए, सबसे पहले माना गया कि आपका पिता भी बहुत बड़ा गुरु होता है, माता को तो आप जानते ही हैं, लेकिन वहाँ 2 तरह के और जो गुरु, जो आप सिस्टम देखते हो, उपाध्याय और आचार्य। तो ये जो उदाहरण है, क्योंकि उपाध्याय का मतलब होता है कि उसने सैलरी के बदले में ज्ञान दे दिया, लेकिन हमारी परंपरा आचार्यों की रही है। और ये उदाहरण उसी तरफ इंगित करता है कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था समाज के सहयोग से चलती रही है, और इसीलिए वो सरकारों से मुक्त रही। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जब तक सरकार पे डिपेंडेंट रहेगी, वो अपने आप में कोई बड़े परिवर्तन नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है वर्तमान सरकार का जो शिक्षा नीति है, ये जो उदाहरण है, ये उन्हीं आचार्यों की परंपरा, जिसमें आचार्य को माना जाता है कि वो दूसरी माता है, जो वापिस से उसको अपने अंदर कंसीव करता है और अपना पूरा ज्ञान उड़ेल देता है। और वो किसी भी से पैसे मांगता नहीं था, समाज उसकी व्यवस्था करता था। हॉस्टल का जिक्र किया उन्होंने, वो उन्हीं के पैसों से हॉस्टल बना करते थे। उनका खाना, रहना, आचार्य के साथ संवाद करना, फुली रेसिडेंशियल, जिसमें देखिए BHU जो उन्होंने शांति निकेतन, वो भी फुली रेसिडेंशियल है। आप जो गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ, वो भी फुली रेसिडेंशियल है। तो कहीं ना कहीं वापिस से हम उस तरफ बढ़ें, और उसके लिए समाज को आगे आना होगा। आप अक्सर देखते होंगे समाज में कई प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं कि सरकार ने ये फंड नहीं दिया, वो फंड, क्योंकि जब तक आप सरकारों पे आश्रित रहने की बजाय समाज आगे आना चाहिए, क्योंकि समाज का विकास होगा। तो मुझे लगता है ये उदाहरण, सारे IITs का जिक्र किया था उन्होंने, जय चौधरी के 7.5 करोड़ रुपए देने की बात की, ये हर एक एलुमिनाई का कर्तव्य बनता है। और डॉक्टर साहब, मन की बात कार्यक्रम इसका ना तो राजनीति से कुछ लेना देना है, ना किसी सरकार से कुछ लेना देना है। ये तो देश के प्रधानमंत्री, जो देश के सेवक अपने आप को कहते हैं, वो विचारों का आदान प्रदान करते हैं लोगों के साथ। और विचार वो जिनसे देश मजबूत हो, जिससे हर एक को कुछ सीखने का मौका मिले, कुछ जानने का मौका मिले, और प्रेरणा पैदा हो देश के लिए कुछ करने की। आज के इस कार्यक्रम में जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी कि 1 करोड़ बच्चों ने 2047 का भारत कैसा होगा उसमें अपने विचार रखे, और 1 करोड़ से अधिक बच्चों का उसमें जुड़ जाना अपने आप में कैसे भारत का आपको भविष्य दिखाता है, जिसमें सभी के मन में सपने हैं, सभी के मन में चाहते हैं कि मेरा देश ऐसा हो। बहुत अच्छी बात है, और आपकी ऑब्जर्वेशन भी अपने आप में, क्योंकि आपने जो पहली लाइन शुरू की कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं, प्रधानमंत्री किसी विशेष का नहीं, प्रधानमंत्री पूरे भारत, वो हमारे नेतृत्व करता है। और अगर नेतृत्व करता है इस तरह से आगे बढ़कर, वो कुछ नया नहीं, वो हमारी जो परंपरा रही है, जो हमारी धरोहर है, और जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारा पोटेंशियल है, उसी को कैसे देखा जाना चाहिए, उसको फोकस करते हुए वो जितने उदाहरण देते हैं। आप देखिए, उन्होंने शिक्षा का उदाहरण दिया, उन्होंने वीर जवानों की शहादत की बात से शुरुआत की थी कि वार मेमोरियल में क्यों हमने ये किया, और अमर जवान ज्योति को कैसे ये किया। और फिर आप जैसा बताया कि 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने अगले 25 साल बाद का भारत कैसा हो, ये सपना देख रहे हैं, और उस सपने को साकार कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के जो मन की बात का कार्यक्रम है, मुझे लगता है वो हम सबको यही प्रेरणा देने के लिए, ताकि हम अपने, और इसमें वो स्वयं कहते हैं, लोगों से इनवाइट करते हैं कि आप अपने विचार दीजिए। ये विचार भी प्रधानमंत्री के स्वयं के नहीं हैं, बल्कि जन जन के विचार हैं, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी के साथ साझा करते हैं। आज हम देश की आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो उन लोगों ने जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए योगदान दिया, या देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए योगदान दिया, उनको याद करना बड़ा ज़रूरी है, जिनको हम भूलते चले जा रहे हैं। इसका मैं करूँगा कि गोवा से लोरेंशियो पेरेरा ने जो खत लिखकर उसमें जिक्र किया, 12वीं कक्षा की ये विद्यार्थी हैं, उन्होंने कहा कि भिकाजी कामा का जिक्र उन्होंने किया। भिकाजी, जो कि भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे बहादुर महिलाओं में उनका शुमार होता है, तो उन्होंने 1907 में जर्मनी में भारतीय तिरंगा फहराया था। और मोदी साहब ने ये जिक्र किया इसमें कि
उनका झंडे को, भारतीय झंडे को डिजाइन करने में मदद की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। उनका देहांत हुआ 1930 में। उनकी ये इच्छा थी कि मेरी जो अस्थियां हैं भारत जाएं। उनका निधन हुआ था जेनेवा में। इतना बड़ा योगदान, इतनी महत्वपूर्ण हस्ती, लेकिन 2003 में जाकर के उनकी अस्थियां भारत पहुंची। तो कहीं कुछ कमी खामी हम लोगों में, हम भारतीयों में रह गई कि हम उनको उजागर नहीं कर पाए जिनका देश की तरक्की में, देश का नाम करने में जिनका योगदान रहा। तो ये कितना जरूरी है कि जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमारे आसपास भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, ऐसी निशानियां होंगी, ऐसी महानुभूतियों के परिवार होंगे जिन्होंने योगदान दिया है। देखिए, आप बहुत अच्छी बात है इसमें, और ये जो बार बार आज़ादी के अमृत महोत्सव का जिक्र आ रहा है, क्योंकि ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है और 15 अगस्त 2022 को हम मनाने जा रहे हैं जी। और उस 75 वर्षों की यात्रा में जिन लोगों ने बलिदान दिया और इस देश को आज़ाद कराने में जो अनसंग हीरोज की वो बार बार बात कर रहे थे, जो गोवा के बच्चे का बीकाजी कामा का, आपको मैं बताना चाहूंगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को बृहद स्तर पर मनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से सारे विश्वविद्यालयों को, शिक्षा संस्थानों को, आपके प्रदेश के अन्य जो विभाग हैं उनको लगातार लेटर्स आते हैं। और मैं इस मामले में भी खुश नसीब हूँ कि मैं विश्वविद्यालय के आज़ादी के अमृत महोत्सव का संयोजक भी हूँ, और उसमें यही प्रयास किया गया है कि ऐसे 75 अनसंग हीरोज मिनिमम, JNK की अगर बात करें तो यहाँ के ऐसे उसने उदाहरण दिया। तो देखिए, इसमें यही कहूँगा, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, अगर ये बात नहीं समझी गई तो नुकसान सबका है। जो नदियाँ मिल गई समंदर में वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके मिलने से ही महासागर बनता है, या जो ये बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी उन सारे लोगों का जो बूंद बूंद जिन्होंने जोड़ा था, इसीलिए आप देखिए 1857 से लेकर 1947 तक की आज़ादी में जिन प्रदेशों में छोटे छोटे गांव, क्योंकि यह मुल्क पूरे राष्ट्र के एक एक व्यक्ति का योगदान है, उसमें कई ऐसे अनसंग हीरोज हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है उसी दिशा में। देखिए, उन्होंने ये जो जिक्र किया था गोवा वाला, इस जिक्र से ये चीज़ आता है कि हमें भी अपने आसपास ऐसे कई अनसंग हीरोज की स्टोरीज आपने अपने घरों में सुनी होगी, कोई लोक कथाओं में सुनी होगी, कोई लोक गाथाओं में सुनी होगी, उनके बारे में लिखना होगा, उसके बारे में पढ़ना होगा, उस प्रदेश के सामने, राष्ट्र के सामने, विश्व के सामने लाना होगा। तो ये उदाहरण प्रधानमंत्री जी के हमें प्रेरित करते हैं कि हमको भी ये करना है, उस बच्चे ने जो किया है। जी, आज और भी बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी थी आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन एक जरूरी बात जाने से पहले मैं करना चाहूँगा कि प्रकृति के प्रति प्रेम, उसका जिक्र किया उन्होंने। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा रहा है, हम पशुओं को पूजते हैं, चिड़ियों को, पक्षियों को दाना डालना एक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में एक बाघिन जो नहीं रही हाल ही में, तो उसको लेकर लोगों में कितना प्रेम था कि उसने जीवन तो वहाँ दिया और 25 के करीब उसके बच्चे हैं, जिनसे हमारे इस नेशनल एनिमल की जनसंख्या भी बढ़ी है। उस बाघिन को अश्रुपूर्ण विदाई दी गई जैसे इंसानों को दी जाती है। देखिए, उन्होंने 3 उदाहरण दिए थे। एक तो मध्य प्रदेश की पेंच टाइगर रिजर्व की बाघिन का उदाहरण दिया, गणतंत्र दिवस परेड पे प्रेसिडेंट गार्ड चार्जर विराट का जिक्र किया, असम के एक सींग वाले गैंडे का। उन 3 उदाहरणों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा मैसेज दिया, क्योंकि एक जो पूरी दुनिया में चल रहा है, देखिए पर्यावरण की समस्याएं हैं, हम लगातार बड़े सम्मेलन होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, लेकिन हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जो मॉडल दुनिया के विकसित देशों ने अपनाया, उस मॉडल में कहीं ना कहीं मनुष्य जो है वो केंद्र में है। लेकिन भारत की जो परंपरा रही है, वहाँ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। वहाँ सर्वे का मतलब है सभी का, इस यूनिवर्स में जितने क्रिएचर्स हैं। और इन तीनों उदाहरणों ने हम सबको ये बताया कि हमें प्रकृति प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति की विकृति अगर होगी
तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। और कोरोना की महामारी भी प्रकृति के साथ की गई छेड़छाड़ ही है। तो इसलिए आपको वापस प्रकृति, इसीलिए देखिए हम लोग जो लगातार ये स्वच्छता की बात कर रहे हैं, हम सैनिटाइजेशन की जो चर्चा कर रहे हैं, ये उस प्रकृति प्रेम से ही आएगा। देखिए उसमें एक उदाहरण दिया था कि गैंडों की हत्या 2014 में 37 की गई, शिकार किए गए, पिछले साल 1 हुआ। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का जो कह सकते हैं मंतव्य और उनका प्रकृति के प्रति हमको कैसे रहना चाहिए इस दिशा में जो भाव है वो भी दिखाता है, और उससे राज्य सरकारें भी प्रेरणा ले रही हैं जी। तो ये बहुत, और वही बात जो हमने पहले की कि करने की ठाने नेक नियति के साथ तो हम उसमें सक्षम हो सकते हैं, उसमें कामयाब हो सकते हैं। जैसे उन्होंने काजीरंगा का जिक्र किया, वन हॉर्न्ड जो राइनो होता है उसका जिक्र किया कि 2013 और 14 में 37 और 32 क्रमशः इतने गैंडों का शिकार हुआ था। और अब की बात करें तो 2020 में 2 शिकार होने के मामले आए हैं और 21 में 1 मामला सामने आया है। तो यानी जब हम ठान लेते हैं एक नेक नियत के साथ तो कामयाबी हमारे कदम जो है वो चूमती ही चूमती है। बातें और भी हैं आज करने लायक, लेकिन समय उतना नहीं है। अंत में मैं आपसे चाहूंगा कि एक संदेश आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर और आज के मन की बात का जो क्रक्स है, जो उसका निचोड़ है, उसके ऊपर एक संदेश हमारे सुनने वालों के लिए। मैं बस आखिर में 2 बातों का जिक्र करते हुए, एक तो उन्होंने जो अर्जेंटीना वाली बात की, जो भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों का बढ़ रहा प्रेम, और दुनिया के दूसरे मुल्कों में जिसमें उन्होंने कहा कि वैदिक संस्कृति के लिए कैसे हस्तिनापुर फाउंडेशन का निर्माण, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने बताई कि वो लद्दाख में एक स्टेडियम का जो निर्माण करने वाले हैं, ओपन स्टेडियम का, और उन्होंने पुशअप्स के उदाहरण दिए। तो मैं आखिर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस उनके मंतव्य पे आज के जो मन की बात है उसमें कहना चाहूँगा कि उनके आज मन की बात कार्यक्रम में शिक्षा हो, रोजगार हो, प्रकृति प्रेम हो, खेल कूद हो, भारतीय संस्कृति का वैश्विक परिदृश्य हो, सब कुछ एक समग्र रूप में उन्होंने सिर्फ आधे घंटे में समेटने की कोशिश की, और बहुत सारी ऐसे बातें कहीं, अगर उसको हम बिंदुशः पालन करें या बिंदुशः उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा करें, अपने आसपास उसके लिए हम लोगों में जागरूकता फैलाएं, तो मुझे लगता है जो 2047 की परिकल्पना हमारे बच्चों ने पेश की है, वो 2047 की परिकल्पना हम 2037 में ही पालेंगे। तो मुझे लगता है आज के इस कार्यक्रम से, और मेरा आखिर में यही संदेश है कि अध्यात्म समन्वित वैज्ञानिकता की तरफ हमको आगे बढ़ना चाहिए, और यही प्रधानमंत्री जी के आज के मन की बात का सार है। और आखिर में मैं भी श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा परिपक्व हैं, मजबूत हैं और अथाह सागर हैं। चाहे वो कुशलता का सागर बोलिए या ज्ञान का सागर बोलिए, उन परंपराओं से हमें दूर नहीं जाना है, उनके साथ जुड़ना है। तभी तो दुनिया के सामने आज जो भी चुनौतियां हैं, चाहे वो कोरोना संकट है या प्रदूषण की समस्या है, धरती का बढ़ता तापमान जो समस्या है, कोई भी समस्या जो है, भ्रष्टाचार की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, उस एकजुटता के साथ अगर हमारा देश, हम देशवासी मिलकर काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा और समूची धरती पर शांति होगी, अमन होगा, प्यार होगा और खुशहाली होगी। डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, अपना कीमती वक्त निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, और आप लगातार इस तरह कार्यक्रम करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।